तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कद और बड़ा हो गया है। हाईकमान ने संज्ञान लिया है, उनको इनाम मिला है। चूंकि अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और राज्यसभा के लिए आज उन्होंने नामांकन कर दिया है और महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का काम इन 2 सालों के भीतर किया है। चाहे वो संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक हो, लोकसभा की योजना बैठक हो, युवा मतदाता दिवस हो, विस्तारकों का लोकसभा क्षेत्रों के लिए रवाना करने का मसला हो, बड़े नेताओं का उत्तराखंड आना हो, संगठन के बड़े नेताओं का आना हो, कोर कमेटी की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक, लगातार चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, महाजनसंपर्क अभियान हो, टिफिन बैठकें हो, वोटर चेतना अभियान हो, सेल्फी विद लाभार्थी हो, लाभार्थी संपर्क अभियान हो, ये तमाम वो अभियान है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में चल रहे थे। और इसी के तहत जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट की जोड़ी ने पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की है, जिसका फ़ायदा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 500 सीटों पर बीजेपी को मिलेगा। और इसी पर आज हमारी चर्चा होगी कि क्या वो कार्य रहे हैं महेंद्र भट्ट के द्वारा जिसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिल सकता है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं। गुप्ता जी बहुत स्वागत है। आशीष सैनी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वर्चुअली जुड़ चुके हैं। सैनी जी बहुत स्वागत है। प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। पंचोली जी बहुत स्वागत है। और दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। रावत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विशाल गुप्ता जी मैं आपके पास आऊँगा। महेंद्र भट्ट जी एक ऐसे नेता जो बहुत ही ग्रास रूट से उठकर आए, छात्र राजनीति से, उसके बाद युवा मोर्चा में आए, उसके बाद विधायक भी रहे और तमाम उनके पास दायित्व रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार उनकी सराहना जो है हाईकमान के द्वारा की जाती रही है। बड़े नेता हमने देखा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए, खुद आपके प्रदेश प्रभारी जो है दुष्यंत गौतम लगातार महेंद्र भट्ट जी की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं उनके नेतृत्व में इन 2 सालों में पार्टी ने बहुत ज़्यादा मजबूती हासिल की है। क्या इनाम इसका भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता के दम पर ही पार्टी नेतृत्व करती है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। और आज भारतीय जनता पार्टी ने साकार कर दिया है कि सीमांत क्षेत्र के व्यक्ति को भी राज्यसभा की चौखट तक सांसद बनाकर भेजने वाली मात्र एक पार्टी पूरे भारत के अंदर है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो कार्यकर्ता को उत्साहवर्धन के साथ आगे ले जाती है। उसके नेतृत्व की सराहना करते हुए, उसके काम की सराहना करते हुए, उसकी हर जो उपलब्धि है उसको साथ जोड़ते हुए उसको इतने बड़े ओहदे तक ले जाती है, वो मात्र एक भारतीय जनता पार्टी है। आज उसे हमने सिद्ध देखा है। आज हम छोटे से कार्यकर्ता है पार्टी के, आज हम देख रहे हैं कि पार्टी कैसे छोटे अंतिम छोड़ के कार्यकर्ताओं को भी अग्रिम पंक्ति पर ले जाती है। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री को बना दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बना दिया, ऐसी आज हमारे राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने महेंद्र भट्ट जी का चयन किया। बहुत सराहनीय कदम है। मैं शीर्ष नेतृत्व का आपके चैनल के माध्यम से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये तो हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कभी भी किसी नेता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हो सकता है विशाल गुप्ता जी आज हमारे साथ स्टूडियो में बतौर स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में पार्टी इनको उत्तराखंड में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दे। ये अनप्रिडिक्टेबल है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। आशीष सैनी जी क्या कुछ कहना है आपका आज के जो घटनाक्रम हुआ है और जो अब तक का कार्यकाल महेंद्र भट्ट जी का रहा है? आपको लगता है कि एक बहुत मजबूत पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी, एक बहुत मजबूत लाइन खींच दी है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के सामने उन्होंने? राजनीतिक दल जब अपने किसी पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देता है तो निश्चित रूप से ये शुभकामनाएं देने का और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने का अवसर है। और महेंद्र भट्ट जी हमारे व्यक्तिगत मित्र भी रहे हैं तो उनको हम इसके लिए शुभकामनाएं देंगे। और आपके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि महेंद्र भट्ट जी बने हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे, तो भाजपा के हमारे जो मित्र हैं इन्होंने कहा कि पहली बार सीमांत क्षेत्र के एक व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया है। पहली बार नहीं, शायद ये भूल गए कि प्रदीप टमटा जी अल्मोड़ा के सीमांत क्षेत्र के ही रहने वाले थे और उनको भी राज्यसभा में भेजा गया है। और इसके बहुत सारे उदाहरण है। ये अब भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है कि 2014 से पहले तो शायद हिंदुस्तान था ही नहीं और उन्होंने कभी भी जो ये टीवी चैनलों का इस्तेमाल उनके प्रवक्ताओं ने केवल झूठ बोलने के लिए किया है। लेकिन मैं इनको एक तरफ रखता हूँ, साइड में रखता हूँ और मैं निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा भाजपा को कि उन्होंने उत्तराखंड के कार्यकर्ता को, नौजवान व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा ताकि उत्तराखंड के हित की आवाज को बुलंद कर सके। लेकिन हमारे साथ साथ एक सवाल भी खड़े होते हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारे और उत्तराखंड का खनन बेचने के मामले पर
खामोशी रखने का शायद ये इनाम भी हो सकता है, क्योंकि महेंद्र भट्ट जी उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जिसका प्रदेश में पूर्ण बहुमत है। बहुत पुराने पार्लियामेंट्रियन भी है, लंबे समय विधायक भी रहे हैं, संगठन के भी व्यक्ति रहे हैं। लेकिन अंकिता भंडारी के सवाल पर, उत्तराखंड का सारा खनन बेचने के सवाल पर और प्रदेश के बेरोजगारों के सवाल पर भी हम चाहेंगे कि राज्यसभा में वो शायद मैं इसलिए लगा रहा हूं कि अभी तक तो कोई ऐसे सांसद इनके नहीं हुए हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों पर कभी सवाल उठाने की हिम्मत जुटा पाई हो। लेकिन महेंद्र भट्ट जी ऐसा कर पाएंगे तो हम इनको निश्चित रूप से और अधिक शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देंगे। चलिए दीपक राउत जी। सर्वप्रथम तो महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए, और ये एक बहुत ही अच्छा उनके राजनीतिक जो उनका कद भी बढ़ा है और साथ ही साथ उनके लिए भविष्य के लिए भी उनकी संभावनाओं को और ज़्यादा एक विस्तार देता है। और महेंद्र भट्ट जी ने जिस तरीके से बहुत कार्यकुशलता के साथ अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष पद का जो कार्य संभाला और जिस तरीके से बीजेपी को संगठित करके सभी चुनाव में आगे किया, इससे एक चीज़ तो सही है, एक चीज़ साबित होती है कि ये बहुत ही कर्मशील व्यक्ति हैं और अपने कर्म के आधार पे ही वो शायद उनको आज ये फल उनको प्राप्त मिला है जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद के लिए चुना है। और ये उत्तराखंड के लिए भी अच्छा है कि उत्तराखंड का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रायः देखा गया है कि बहुत सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो लोग राज्यसभा के लिए कहीं और से जो उत्तराखंड का भी नहीं होता था उसको भी भेज देते थे, उत्तराखंड सेफ सीट मान के या उसको रिप्रेजेंट बना देते थे। पूर्व में ऐसा देखा गया है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही अनिल बलूनी की जगह अब महेंद्र भट्ट जी को चुना है तो एक बहुत अच्छा कदम है। और जितना ज़्यादा अच्छा काम अनिल बलूनी जी ने राज्यसभा सांसद रहते हुए किया, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सामाजिक और आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा उन्होंने दान पुण्य का काम किया है इस प्रदेश के लिए अपनी सांसद निधि से। बहुत से सामाजिक उसमें और बहुत से जो जिन्हें ज़रूरतमंद लोगों को बहुत सहायता करी है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको इस बारे में जानता हूं कि उन्होंने ऐसा किया है और अब उम्मीद उनसे दुगनी है हमारे महेंद्र भट्ट जी से कि जिस जो एक सांसद के रूप में कार्य अनिल बलूनी जी करके गए हैं इसको और ज़्यादा वो बढ़ाएंगे और ये हमारे इस प्रदेश के काम आएगा। उत्तराखंड क्रांति दल उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है भविष्य के लिए। प्रेम पंचोली जी, आपको लगता है इनाम मिला है महेंद्र भट्ट जी को उनकी परफॉर्मेंस का और बड़े नेताओं के साथ जो नज़दीकियां इस बीच उनकी रही हैं? देखो, ये इनाम किताब तो मिलना चाहिए। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर अच्छा काम करता है उसको मिलना चाहिए और उसके संगठन के लोग उसको इनाम दें। और महेंद्र भट्ट जी की छवि को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि अगर उस व्यक्ति को भेजा है तो अच्छा निर्णय लिया। ये पार्टी का मसला है और पार्टी के मसले पे अगर ये सब निर्णय लिया जाता तो बहुत शुभ संकेत है पार्टी के लिए, बेसिकली उस पार्टी के लिए जिस पार्टी का व्यक्ति इस तरह से आगे बढ़ रहा है। खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जो पिछले 23 सालों में जो गलतियाँ हुई है, बाहर के लोग यानी कि जिन्होंने कभी उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं वो राज्यसभा में गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस गलती को सुधार रही है कि ताकि राज्य में इस तरह की चीज़ें सामने आए, इस तरह की चीज़ें ना आए। लेकिन एक बात और क्लियर हो रही है कि कुछ संदेह है कि अब 1 साल और उन्होंने पार्टी का काम करना था, अपनी पार्टी का, जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी के लिए उन्होंने 1 साल तक काम करना था और अच्छी परफॉर्मेंस। क्योंकि जिस तरह से जब से महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं तो जितने भी विवाद थे, छोटे छोटे विवाद थे, सब खत्म हो गए हैं। इसका मतलब उनकी कार्यकुशलता है राजनीति में। पर जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा लायक भी हैं वो, वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे वो। पर उसके इतर जब हम देखते हैं तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे लोग हैं, अगर 1 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए और काम करते तो मुझे लगता है कि 100% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी जाता। पर जब हम राज्यसभा की बात करते तो और लोग अगर 1 साल के अंदर उनको काम करने देते, दूसरे लोगों को मौका दिया जाता। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। यहाँ हम जब पत्रकारिता में देखते हैं तो बहुत सीनियर और बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्योंकि राज्यसभा हमारे संविधान की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वैसी प्रॉपर्टी नहीं। कोई भी कानून अगर संविधान को बदलना पड़ेगा, संविधान की किसी कानून में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान का जो कानून बहुत पुराना हो चुका है इसको डिस्ट्रॉय करना होगा, ख़त्म करना होगा, तो राज्यसभा के पटल पर ही जाता है वो। तो जितनी हम परफॉर्मेंस अभी देख रहे हैं कि पार्टी के लोग अपने ही व्यक्ति को थोड़ा हम बाहर देखें तो भारतीय जनता पार्टी से कंधा मिलाकर उनको सुधारने का काम, उनको सिखाने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है और बाहर भी है। तो बहुत अच्छा रहता कि अगर हम एक ही विचारधारा को आगे ले जाते हैं तो
आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं समाज में। उत्तराखंड की जब हम बात करेंगे, अभी मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो हमारे प्रदेश में 5 जनजातियां हैं और 5 जनजातियों में राजी जनजाति के लोग, हम पिछले साल उनका आंकड़ा पढ़ रहे थे, सिर्फ 800 लोग बचे हुए हैं। तो मैंने उस रिसर्च पेपर जिसने लिखा, मैंने उसको पूछा, यार ये अब उन्होंने कम बताया, उन्होंने आंकड़ा तो नहीं दिया, उन्होंने कहा ये कम हो गए हैं। मैंने उनको पूछा ये ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा भाई साहब, इनको शर्म लग रही है कि हम राजी समुदाय के लोग हैं, ये वहाँ से उठ करके दूसरी जगह बस रहे हैं, तो ये नहीं बोल रहे कि हम फलानी जगह से आए हैं, छुपा रहे हैं अपने को। ऐसा नहीं कि इनकी संख्या कम हो रही है, इन्होंने अपने को प्रस्तुत करना बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ राजी जनजाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, राजपूत रहते हैं, मुसलमान रहते हैं और तमाम तरह तरह के मजहबों के लोग यहाँ रहते हैं और सब साथ रहते हैं। तो जब आप खट्टा मीठा मिर्च वगैरह सारे स्वादों को आप समझेंगे और उस स्वाद पे आपका लंबा समय तक काम होगा और उस काम का आपने बहुत सारी चीज़ें की होगी, आपने दस्तावेज लिखे होंगे, आपने आंदोलन किए होंगे, आप संघर्ष किए होंगे, तो वो चीज़ें, वो व्यक्ति उन चीज़ों को लेकर के, ऐसा व्यक्तित्व, महेंद्र भट्ट का व्यक्तित्व किसी चीज़ से कोई कम नहीं है। क्योंकि अभी आप जब प्रोफाइल दिखा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने क्या क्या नहीं किया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी में जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर 1 साल वो पार्टी के लिए काम कर दे और इसके इधर राज्य में किसी और व्यक्ति को मौका मिलता तो अच्छा रहता। लेकिन घाटा इस बात का है कि विपक्ष की पार्टियां बिल्कुल चुप हो गई है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है कि विपक्ष के लोग अपनी अपनी दमदार प्रस्तुति तो देते कि हम भी हैं, हमारे पास व्यक्ति है। तो एक तरफा जो जाता है कि चलो भाई उसको चुन दो, चले जाओ, वो थोड़ा सा किसी भी विकास के काम के लिए, विकास में अच्छा है कि बुरा है वो तो परफॉर्मेंस बाद में देखी जाएगी, लेकिन लोकतंत्र के लिए गलत संकेत है कि आपके प्रतिशोध का मतलब ये नहीं कि विरोध करना कि खराब है। आपके प्रतिशोध में कोई भी व्यक्ति तो सामने नहीं आया कि 2 व्यक्ति तो हैं। आप देखो ना, जब आप किसी एडिटोरियल, अखबार के एडिटोरियल को पढ़ेंगे, भारत झुनझुनवाला भी वही लिखते हैं और खुशवंत सिंह भी लिखते हैं, और दोनों व्यक्ति एक ही संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन विचारधाराओं में बहुत सारा अंतर है। तो इस तरह की विद्वता राज्यसभा में भी दिखाई देती है और मुझे लगता है कि भट्ट जी वहाँ जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी दूसरी सीट बहुत जल्दी खाली होने वाली है, ये ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं यहाँ पे जो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी हिंदी अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर द्विभाषी भी चाहिए तो द्विभाषी की जरूरत नहीं है, भाषा बहुत मायने नहीं रखती। यानी प्रेम पंचोली जी की एक नज़ीर ऐसी प्रस्तुत करनी चाहिए जैसे कि आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को लाया गया, उनको आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट, इसी प्रकार से जनजाति समाज या फिर ऐसे वर्गों से किसी व्यक्ति को लाते, या फिर किसी साहित्यकार या फिर किसी ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाता, या पत्रकार जगत से किसी को भेज दिया जाता। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता हूँ भट्ट जी में कोई कमी है, वो ग्रास रूट से निकला हुआ व्यक्ति है, लेकिन उनकी प्रोफाइल जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही उन्होंने काम किया है। तो वो बड़ी बात है कि किसी संगठन के लिए इतना लंबे समय तक काम करना। पर मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल अगर और उनको मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया जाता ना, और किसी और व्यक्ति को देखा जाता है उत्तराखंड में, तो मुझे लगता है कि यहाँ 4 चांद लग जाते कि संगठन में भी एक ऐसा व्यक्ति है और यहाँ राज्यसभा से भी एक ऐसा व्यक्ति गया है। तो मुझे लगता है कि दोनों व्यक्तित्व का जो काम होता वो उत्तराखंड में अच्छा काम, अच्छी परफॉर्मेंस जाती और ये भी अच्छी जाएगी, नो डाउट। पर शक इस बात का है कि उनको 1 साल पहले क्यों ब्रेक डाउन, क्या बोलेंगे उसको, क्यों पहले बोला कि आप आ जाइए इधर। नहीं तो ऐसा नहीं है कि महेंद्र भट्ट जी का कार्यकाल अभी अध्यक्ष पद का समाप्त हो गया, हो सकता है उसको भी जारी रखें, इधर भी अपना संगठन को भी आगे बढ़ाए। विशाल गुप्ता जी, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार की लाइन महेंद्र भट्ट जी ने खींची है, और हमने देखा है आपका अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन, युवा मतदाता सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, लगातार हमने प्रदेश अध्यक्ष को पूरे जिलों का भ्रमण करते, प्रदेश का भ्रमण करते देखा है, और एक धामी और महेंद्र भट्ट जी की एक जोड़ी बनी है प्रदेश में, जिसके नेतृत्व में संगठन और सरकार के कामों को लगातार जनता के बीच लेकर जाया है, और सर्व स्वीकार्यता जो है पार्टी के अंदर जो है महेंद्र भट्ट जी की है। लगता है इसका लाभ जो है, चुनावी लाभ बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। महेंद्र भट्ट जी, मैंने पहले भी कहा, कार्यकर्ता, मौजूद कार्यकर्ता, सीमांत क्षेत्र से निकलकर आने वाले कार्यकर्ता, जहाँ सुविधाओं की कमी है उस क्षेत्र से अपने आप को उभारना, अपने आप को निखारना और पार्टी की सेवा में तत्पर रहना, और ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री की जिम्मेदारियों को संभालना, राम जन्मभूमि के आंदोलन में रहना, सक्रिय रहना, जेल जाना,
और आपका उत्तराखंड आंदोलन में सबके अहम भूमिका निभाते हुए जेल जाना, ऐसे व्यक्ति को आज भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए चुना है। बहुत सराहनीय कदम है ये। और चीज़ें आज जो संगठन की बार बार बात हो रही, वो संगठनात्मक व्यक्ति है, संगठन का उद्धार देने वाला व्यक्ति है। मैंने देखा है, मैं 20-25 सालों से उनको देख रहा हूँ, लगातार वो प्रवासी कार्यक्रम में रहते, वो तो घर में टिकते नहीं है, वो प्रवास में रहते, अपने क्षेत्र में रहते, जहां पार्टी खड़ा करती है वहां सिपाही के रूप में नेतृत्व करने की बात करते हैं, सीमा पे डटकर मुकाबला करते हैं। ऐसे व्यक्ति महेंद्र भट्ट है और पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब आने वाले समय पे लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। ये नहीं होता कि लोकसभा में अब राज्यसभा सांसद बना दिया तो उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया जाएगा, दूसरा बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी संगठनात्मक पार्टी चलती है, संगठन के आधार पर पार्टी चलती है। बिल्कुल नज़दीक हमारे लोकसभा चुनाव, ऐसे बच्चे सिंह रावत जी थे, सांसद भी थे और पार्टी के अध्यक्ष भी थे। 2009 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। ऐसा नहीं होता, ये सब संगठनात्मक विषय है। ये शीर्ष नेतृत्व तय करता, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, इसमें हम और आप कुछ नहीं है। पार्टी ने जो तय कर दिया उसको स्वीकार करना है। हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हर बड़े से बड़ा कार्यकर्ता उस बात को अमल करता है और उस पर चलने का प्रयास करता है। माननीय भट्ट जी को आज भेजकर आज उत्तराखंड के विकास की बात, क्या पिक्चर के हीरो को भेज रहा था जो कांग्रेस पार्टी ने भेजा, राज बब्बर को? उससे क्या लाभ हुआ उत्तराखंड को? क्या मिला उत्तराखंड को उससे? लेकिन हमें पूरा विश्वास है। हमारे आज अनिल बलूनी जी की अभी पंचौली जी तारीफ कर रहे थे, दीपक जी तारीफ कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो सीमांत और दूरस्थ गांव के विकास की बात करे, उसको उभारने की बात करे, उसको निखारने की बात करे, वहाँ सड़क तक, सड़क, बिजली, पानी, जो दैनिक चीजें हैं, जो मूलभूत सुविधा है, उनको जुटाने का काम करे। ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा में जा रहा है, वहाँ आवाज बुलंद करेगा, बने उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के लोगों की, वहाँ पे आवाज उनकी रखेगा और वहाँ से लाभ लेकर आएगा। विशाल जी, माफी के साथ रुकना चाहता हूँ, एक ब्रेक का समय हो गया। फिलहाल क्वेश्चन आवर वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। स्वागत है और क्वेश्चन आवर में हम आज चर्चा कर रहे थे महेंद्र भट्ट के राज्यसभा जाने के नामांकन को लेकर, और नामांकन आज उन्होंने कर दिया है, लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी वो भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाले हुए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं के मार्गदर्शन में पार्टी इस समय संचालित हो रही है। और उनकी मौजूदगी में ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण दिल्ली से आए थे, चाहे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रहे हों, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख वोट के अंतर से जीतना है इस बार। तो क्या जीत का सेहरा भी इस बार जो है महेंद्र भट्ट के सर चढ़ेगा? विशाल गुप्ता जी, कितनी मजबूत स्थिति में इस समय भारतीय जनता पार्टी है लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में, भट्ट जी के नेतृत्व में ही आप लोग काम कर रहे हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष, वो हर जगह पहुंच रहे हैं और उनकी मौजूदगी में ये बात कही गई थी योजना बैठक में, प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतना है। इतना अधिक उत्साहवर्धन बीजेपी के भीतर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ की संरचना, शक्ति केंद्र की संरचना, मंडल की संरचना, जिले की संरचना और प्रदेश की संरचना और राष्ट्रीय संरचना के साथ चलती है। ग्रास रूट पर कार्यकर्ता को डेवलप करने की बात करती है। अनेक ऐसे अभियान लेती है जो घर घर चलने वाले होते हैं, घर के मतदाता को निकालने वाले होते हैं, नवीन मतदाता से संपर्क करने वाले होते हैं। संपर्क और संवाद की प्रक्रिया को लगातार बरकरार रखते हुए प्रबुद्ध नागरिक, गणमान्य लोग, सामाजिक क्षेत्र के लोग, हर व्यावसायिक केंद्र के लोग, हर समाज के प्रतिष्ठित लोग, उन लोगों से संपर्क करना। लाभार्थी है जो हमारे मोदी साहब ने जो योजनाएं बनाई, अनेक आयुष्मान योजना, आवासीय योजना, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना, अनेक ऐसी योजना का शुभारंभ हुआ जो गरीब तबके को मिली है। खाद्यान्न योजना जो अन्न आज तक दिया जा रहा है, उन योजनाओं के दम पर लाभार्थियों के घर घर पहुंचना और लाभार्थियों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ वार्तालाप करना, उनके सुख दुख का साथ बनना, ऐसी भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ की संरचना करती है। बूथ पे हमारा पन्ना प्रमुख बन चुका है, बूथ पे हमारी समिति तय हो चुकी है, समिति बन चुकी है, की वोटर तय हो चुके हैं, बूथ पे लाभार्थी सम्मेलन होने जा रहे हैं, बूथ पे दीवार लेखन कार्यक्रम चल रहे हैं, बूथ संपर्क अभियान चल रहा है, अनेक ऐसी चीज़ें। और डिजिटल युग के अंदर, यह भी नहीं मैनुअल,
हर चीज को डिजिटल युग के साथ, पूरे डाटा के साथ हमारा मॉनिटरिंग, दिल्ली से मॉनिटरिंग होती है, उसका कॉल सेंटर लगातार संपर्क करता है। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे नेता काम करते। बड़े बड़े नेता प्रवासी कार्यक्रम में, 24 घंटे के कार्यक्रम में, माननीय महेंद्र भट्ट जी भी अभी जोशीमठ गए। उनको तो जोशीमठ में पता चला कि मैं राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया हूं, मुझे प्रत्याशी बनाया गया। वो तो बेचारे जोशीमठ पे अपने प्रवास का कार्यक्रम में थे। 24 घंटे का प्रवास पार्टी ने हर नेता को दिया। हर नेता की एक बूथ पे जिम्मेदारी तय करी है। मेरा बूथ भी 7 नंबर का था, मैं भी अपनी जिम्मेदारी तय करके आया। महेंद्र भट्ट जी गए, अजय जी भाई साहब गए, हमारे संगठन मंत्री जी, और बाकी लोग जितने बड़े नेता, मुख्यमंत्री जी गए। अच्छा, ये विशाल- पार्टी का विशाल काम है, गुप्ता जी, पार्टी का शायद रीति नीति घर घर ले जाना है। उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो पूरे देश में इस समय सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि दीवार लेखन जो अभियान कार्यक्रम हुआ उसमें भट्ट जी की फोटो जो है नमो ऐप पर सबसे पहले डाउनलोड की गई उसमें। बिल्कुल आपने सत्य कहा है। उत्तराखंड का संगठन पूरे भारत में नंबर 1 संगठन है, क्योंकि मैं सवाई माधोपुर का राजस्थान का प्रवासी प्रभारी था 1 महीने का विधानसभा चुनाव में। मैंने वहां देखा संगठन का काम। लेकिन हमारा उत्तराखंड का संगठन, हमारे प्रदेश शीर्ष नेतृत्व इतनी लगन से, हमारे अंदर निष्ठा से हमें भरने का काम करता है, हमें उत्साहवर्धन करने का काम करता है, हमारे कंधे पर हाथ मारकर हमें आगे बढ़ाने का काम करता है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने नेता की उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ता है और अपनी पार्टी की निष्ठा के साथ काम करता है। ऐसा संगठन उत्तराखंड का भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए हम कोई चुनाव नहीं हारते। यही कारण है, हमारी नीति, हमारी स्पष्ट नीति है, पारदर्शिता नीति है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विवेक है, जो हर चीज को समाधान के साथ निकालते हैं। ऐसे सरल समाधान, निश्चितीकरण, हर चीज की समस्या का हल निकालना, हर चीज को अपने हाथों से कर जनता को सरोकार में काम करना, चौमुखी विकास की बात करना, प्रदेश के हित की बात करना, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। इसलिए बार बार चुनकर आती है, जनता हमें मैंडेट देती है। आशीष सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर सर्वे हो चुका है और कई दौर का सर्वे है, जिसमें ये बात सामने आई कि उत्तराखंड में बीजेपी का जो संगठन है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तमाम अभियानों में, तमाम कार्यक्रमों में बीजेपी उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा सक्रिय है। दीवार लेखन अभियान में तो पीएम ने अपने नमो ऐप पर फोटो डाली है महेंद्र भट्ट जी की बतौर दीवार लेखन करते हुए। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने की बात कह रही है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है जो इनके पूर्व संगठन महामंत्री ने कहा था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल बैठक हुई थी, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी का बूथ बहुत मजबूत है, ऐसा बीजेपी कह रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस के बूथों की क्या स्थिति है इस समय, और कांग्रेस का संगठन कितना आगे है? कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते जैसा लंबा चौड़ा भाषण इन्होंने दिया है, मैं तो शायद ना दे सकूं, मुझे इतना ऐसा झूठ बोलने का अनुभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग भाषण देते हैं और हर बात पर एक ही बात बोलेंगे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये चुनाव जीतने को ही आधार मानकर बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं के अगर आप अकेले में बैठकर उनके दुख सुनेंगे तो पता लगेगा कि इनके जो सांसद विधायक हैं उनकी हालत भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह दयनीय सी हो गई है और उनके विचार, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा में सांसद बनाने पर यहाँ चर्चा हुई है। मैंने सबसे पहले उनको शुभकामनाएं और अपनी बधाई भी प्रेषित की है आपके माध्यम से। लेकिन इस वक्त का उपयोग भी एक भाषण के रूप में कर रहे हैं। अभी मैं इनके एक दोगलेपन का एक उदाहरण देता हूँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी स्थानीय कार्यकर्ताओं को बनाती है, कांग्रेस ने राजबब्बर को सांसद बनाकर भेजा था। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, सुषमा स्वराज और तरुण विजय। इसका मतलब ये उनकी आलोचना करते हैं कि उनको क्यों बनाया गया था। हर राजनीतिक दल कई बार अपने स्थानीय नेतृत्व को राज्यसभा में भेजता है, कई बार राज्य से बाहर के केंद्रीय नेतृत्व को भेजता है। लेकिन क्योंकि भाजपा दोगले चेहरों की पार्टी है और इसीलिए इन्होंने कहा कि जब सुषमा स्वराज और तरुण विजय बनाए गए तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी जैसे विशेषण लगाकर बोल दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत जी को बनाया, महेंद्र महाराज जी को बनाया, प्रदीप टम्टा जी को बनाया, मनोरमा डोबटियाल शर्मा जी को बनाया। ये चारों लोग स्थानीय थे और मुझे तो पहली बार खुशी है कि कांग्रेस की बनाई हुई लाइन पर चलकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने लगातार 4 राज्यसभा सांसद स्थानीय स्तर पर चुने। अनिल बलूनी जी से लेकर नरेंद्र बंसल जी और डॉक्टर कल्पना सैनी से लेकर और आज महेंद्र भट्ट जी तक, ये लोगों ने स्थानीय जो लोगों को सांसद बनाने का काम शुरू किया है। ये कांग्रेस की देखा देखी शुरू किया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन की बात करती है कि हमारा संगठन सबसे मजबूत है,
उनके संगठन में आवाज उठाने वाले लोग ही नहीं है। संगठन में आवाज उठाने वाले लोग और लोगों के हित की बात करने वाले लोग केवल कांग्रेस से मिलेंगे। जनता के हित के लिए राजनीति करने वाले लोग कांग्रेस से मिलेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता केवल भाजपा के हित की और भाजपा के महिमा मंडल की बात करेंगे। हम जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं। और आप कहते हैं कि आपका बूथ पर हर आदमी सक्रिय है। हमारा तो हर नागरिक हमारा कार्यकर्ता है और वो आपसे भी ज्यादा सक्रिय है। जैसे ही आज आप अपना चुनाव का अभियान लेकर गांव में निकलते हैं तो गांव के लोग वही सवाल पूछ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, या इसे मैं दूसरे अर्थों में कहूं कि कांग्रेस पार्टी वही सवाल सरकार से पूछना जानती है जो आम जनता के, गरीब के, कमजोर के और लोगों के सवाल है। आज बेरोजगारों के मामले पर कोई बात नहीं हो रही। आज चौथे राज्यसभा सांसद भी निर्वाचित हो गए, लेकिन कभी भी आप देखना कि बेरोजगारों पर बात नहीं करेंगे। पहाड़ में उज्ज्वला योजना कनेक्शन दिए गए, लेकिन गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया गया। लेकिन आशीष ऐसे सैनी जी, तमाम उदाहरण है। आशीष सैनी जी, हमारा बेरोजगारी दर उत्तराखंड का जो मूल काम है, आशीष सैनी जी, बेरोजगारी एक सेकंड बस, एक सेकंड। 3% घटी है। 3% घटी है। उत्तराखंड का एक भूमि का एक हमारा स्थायी उद्योग है पर्यटन। आज पर्यटन बर्बादी के कगार पर खड़ा है, तो वो इन्हीं की देन है। जी बताइए। मैं कह रहा था कि 3% बेरोजगारी दर घटी है इस बार, ये बता रहा था। नहीं, कितनी थी सर? अब जितनी भी थी वो ये तो बताएंगे आप गुप्ता डाटा जी। कलेक्ट करो। नहीं नहीं सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, ये बात अखबार पढ़ते हो बता दी नहीं गई पढ़ते कि हो? नहीं, आपको क्या देखिए क्या होता है जब अधूरे डेटा पर बात करते हैं कि 3% बेरोजगारी दर घटी है। हमें कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन थी कितनी और कितनी हो गई? और बेरोजगारी दर घटने के कारण क्या है? क्या राज्य सरकार ने कोई नौकरियां निकाली है? नहीं निकाली। यानी प्राइवेट क्षेत्र में और कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी को ही बेरोजगार मान लिया गया, और जो सरकारी नौकरियां निकलनी है, अर्ध सरकारी नौकरियां निकलनी है, लगभग 125 बड़े स्कूल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं, जिनको सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल घोषित किया गया है, उन पर आज तक शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हो पा रही है। ऐसे तो तमाम उदाहरण है। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर बजट जारी नहीं करेंगे नहीं सैनी जी, तो आखिर वर्ष कर क्या रहे हैं? 2021 और 2022 में बेरोजगारी दर 8.4% थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 4.9% रह गई है। ये एनएसओ के आंकड़े हैं। ये फर्जी डाटा है। एनएसओ के आंकड़े हैं। सीएमआईई के डेटा पर बात करूंगा, जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत है। सीएमआई के डाटा पर, ये तो डाटा इनके भाजपा कार्यालय पर रोज बनते हैं। मैं तो अगर एनएसओ का आंकड़ा बता रहा था। केवल 4% लोगों की बेरोजगारी दर है, तो बताइए कि इतने सारे लोगों को धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है? इससे ज्यादा लोगों की तो आपने नौकरी छीन चुके हैं। ये फर्जी डाटा पर बात करने की जरूरत नहीं है। और आप चाहे तो इस पर एक अलग बहस कर सकते हैं कि बेरोजगारी दर क्या है और बेरोजगारों की स्थिति क्या है। उत्तराखंड राज्य में बहुत सारी नौकरियां निकाली गई, पेपर लीक होने के कारण से उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने उज्ज्वला गैस का सिलेंडर दिया, कनेक्शन दिया, लेकिन उसका सिलेंडर महंगा कर रखा है। हर एक चीज, आज लहसुन भी, प्याज के साथ साथ लहसुन भी आग दिखाने लगी है। महंगाई पर इस सरकार का नियंत्रण नहीं है। ये दाएं बाएं करके कहीं ना कहीं अपने उद्योगपति मित्रों को खाद्यान्न को भंडारण करने का लाइसेंस देना चाहते हैं। लेकिन सैनी जी, आज सीएम साहब थे, नंदा गौरा महोत्सव में थे, और लगातार महिलाओं के इस प्रकार के सम्मेलन अलग अलग जिलों में हो रहे हैं। सीएम बहुत खुश थे, बहुत प्रफुल्लित थे, कहते हमारी महिलाएं इतनी स्वावलंबी हो जाएंगी, हमने कभी सोचा नहीं था। आज महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हैं। महिला मातृ शक्ति जो है आज घर में बैठ के धन उत्पादन कर रही है। महिलाएं जो है लखपति दीदी बन रही हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 3000 से ऊपर महिलाएं उत्तराखंड में चिन्हित की गई हैं जिनको लखपति दीदी बनाया जाएगा, और ये संख्या अभी और आगे बढ़ेगी। देखिए, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको पैसा देने का काम किया जा रहा है, लेकिन उनको काम नहीं दिया जा रहा है। मैं इस लखपति दीदी योजना की हकीकत खोल देता हूं आपके सामने, केवल एक उदाहरण से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जो सरकार थी, उन्होंने आंगनबाड़ी को दिए जाने वाले पोषक जो पदार्थ का एक पैकेट होता है, उसको देने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम अपने ठेकेदारों को दे दिया। आज लखपति दीदी की आड़ में ये इनके करोड़पति लोग लुटेरे आकर बैठ गए हैं। खाने की क्वालिटी खराब, उसके बाद उनका वितरण गलत ढंग से, और आज मैं इनके खाद्य मंत्री, ये मंत्रालय महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है रेखा आर्य, उन्होंने तो भ्रष्टाचार की बिल्कुल सीमा पार कर रखी है। हर एक ठेका उन्हीं के आदमी को चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो वो योजना कैंसिल हो रही है। और मैं इससे पहले एक उदाहरण दूंगा कि मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा चुनाव से पहले एक कार्यक्रम किया देहरादून में, जिसमें उनके खाते में उनकी बढ़ी हुई राशि आई, जो बहुत लंबे समय के बाद बढ़ाई गई, 5 साल बाद।
और वो राशि बढ़ाने के बाद 1 साल तक उसका पैसा नहीं आया, और जो THR फूड का पैसा था वो योजना ही बंद कर दी गई है। यानी जो जो योजनाएं आंगनबाड़ी का द्वारा गरीब महिलाओं और कमजोर बच्चों के लिए जारी की जाती है, वो योजनाएं समाप्त कर दी गई और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अभी अभी पिछले चलिए हफ्ते दीपक राव जी, एक दीपक राव जी, मातृशक्ति- देखिए विपक्ष में नहीं, तो मातृशक्ति विपक्ष- आप भी विपक्षी दल हैं दीपक राव जी, कि आपको लगता है कि प्रदेश में बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है? जो आंकड़े जो आ रहे हैं ये फर्जी आंकड़े हैं। आप भी यकीन नहीं करते कि बेरोजगारी दर घटी है, महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। हालांकि आज जरूर आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता थी वो सचिवालय कूच कर रही थी कि भाई हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। ये तस्वीरें भी देहरादून से आई आज। रोहित जी, दो विषय अलग अलग है। महिलाओं का उत्थान की जो योजनाएं हैं, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं वो अगर आगे चल रही हैं, जैसे आप लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है और उसमें अगर उत्तराखंड की महिलाएं भी बनती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके माध्यम से किसी भी तरीके से बनती है, तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन जो गरीबी वाला मामला है, मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं, इस प्रदेश में गरीबी कभी कोई समस्या थी ही नहीं। गरीबी विषय है ही नहीं। यहाँ का विषय इस प्रदेश के बनने से पहले और प्रदेश के बाद जो विषय है वो रोजगार था। एक बहुत हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी, ये कहा गया जल जंगल जमीन, यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी कभी यहाँ का नहीं रहा। यहाँ लेकिन दीपक जी, यहाँ तो सरकार कह चुकी है कि सरकारी क्या बात करते हैं? गरीबी कोई मुद्दा नहीं रहा। यहाँ से लेके दिल्ली और मुंबई तक उत्तराखंड के लोग छोटे छोटे होटलों पर काम करने को मजबूर है। आप कह रहे हैं गरीबी मुद्दा नहीं है? देखिए, गरीबी की परिभाषा का जो नहीं, आप परिभाषा छाटते रहिए, आप परिभाषा छाटते रहिए। हमारे बच्चे नोएडा में पैदल भागते दिखे भर्ती के लिए और आपने उनको अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया। सबसे अधिक सेना में हमारे उत्तराखंड के लोग गए थे और आप अग्निवीर बनाकर छोड़ रहे हैं। 45,000 रुपए सैलरी से घटाकर 20,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं मात्र 4 साल के लिए, और आप कह रहे हैं गरीबी नहीं है। महंगाई जिस स्तर पर चली गई है, अच्छा आदमी भी गरीब बनकर बैठा है। आशीष जी, मेरा जो कहने का मतलब था, मेरा कहने का मतलब ये था कि उत्तराखंड में गरीबी इतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं रहा जितना रोजगार है। रोजगार, हमारे पढ़े लिखे नौजवान थे, उनको रोजगार जब उत्तराखंड में नहीं मिला तो वो बाहर की तरफ पलायन कर गए। ये समस्या बड़ी थी, जिससे हमारे सारे के सारे जो गांव थे वो वीरान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए कोई रोजगार उपलब्ध था ही नहीं, कोई बड़ा उद्योग लगा ही नहीं पिछले 22-23 वर्षों में। आपके अनुसार तो मैं ये मान लूं कि रोजगार की तो कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, जब वो गरीब नहीं है, वो अमीर लोग हैं, तो रोजगार की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आशीष जी, आपकी नजर में गरीबी की परिभाषा अलग हो सकती है। मेरे लिए चिंता का विषय था कि मेरा पढ़ा लिखा जो नौजवान व्यक्ति है उसके लिए रोजगार कहाँ है। और ये वर्तमान सरकार या पूर्वी सरकार, देखिए जो वर्तमान में सरकार है और जिससे पूर्व में सरकार रही है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी। जो पढ़ा लिखा नौजवान पहाड़ का आदमी आया हुआ है, वो उसको क्या मजबूरी है कि वो बर्तन मांजने के लिए दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा हो। यदि उसको यही रोजगार उपलब्ध करा दिया जाता, औद्योगिक घरानों से अगर यहाँ पर उद्योग लगाने की सिफारिश की जाती या उद्योग लगाने की कोशिश की जाती, तो वो नहीं जाता। ये जो समस्या है, यही तो विषय है। यहाँ पर विषय जो है वो पलायन का था, यहाँ विषय जो है रोजगार का था। जब किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, अगर उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो पलायन के लिए मजबूर होगा। पलायन हमेशा विषय रहा है, आज भी पलायन विषय है। अगर पलायन विषय नहीं होता तो पलायन आयोग मुख्यमंत्री बनाते क्यों? बताएंगे आप? मुख्यमंत्री बनाते क्यों? और रही बात, जो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान रही हो, पलायन आयोग जो है, पलायन आयोग क्यों बनाया गया है? दीपक रावत जी, अगर आप मेरी एक बात सुन लेंगे तो आपका ज्ञानवर्धन जरूर होगा। 1989 के बाद उत्तर प्रदेश, जो संयुक्त उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड का राज्य था, उसमें उसके बाद 1989 के बाद कांग्रेस की सरकार कभी नहीं रही वहां पर। और वहां या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही या बहुजन समाज पार्टी की सरकार। जब उत्तराखंड राज्य बना तो कांग्रेस को केवल 2 मौके मिले, 2002-2007। चलिए प्रेम पंचोली जी, बहुत अधिक औद्योगिक डेवलपमेंट का जो काम एनडी तिवारी जी लिख के गए वो हो गया। आशीष जी, प्रेम पंचोली जी, गरीबी और रोजगार, क्या उत्तराखंड का नौजवान गरीब है या इस समय गरीबी जैसी स्थिति है या रोजगार की आवश्यकता ज़्यादा है? ये बहस भी छिड़ रही है कि साहब गरीबी इतना विषय नहीं है महत्वपूर्ण जितना रोजगार विषय है। दोनों विषय महत्वपूर्ण है। देखो, गरीब की परिभाषा समझनी पड़ेगी हम लोगों को। गरीबी का अर्थ ये होता है कि जिसके हाथ पांव नहीं है,
वो गरीब है। लेकिन पंचोली जी एक नहीं, चीज नहीं, और मैं है बता ना, अरे तो नई परिभाषा बनाकर बैठ गए आप। मैं पूरा बता रहा ये हूँ तो आपको। बेकार की बात करते हैं लेकिन आप। गरीबी, पता नहीं क्यों सरकारी जूते सीधे करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। सुनिए सैनी तो जी, जिन लोगों की हालत बहुत खराब है, जो गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे, खरीद पा रहे एक तरफ हो तो आप कहते हैं कि उज्ज्वला अरे सिलेंडर हमने महाराज, गरीब महिला को दिए हैं, आपकी बात पे आ रहा हूँ, आप आपने दिए किसको है फिर? हैं, आपकी बात पे नहीं आ नहीं, रहा हूँ। आपने उज्ज्वला सिलेंडर दिए किसको है जब गरीब नहीं है उत्तराखंड में? आप पता नहीं कौन से उत्तराखंड में रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गरीब तो सीधी भाषा में वो है, लेकिन जब हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में आप देखना कि सेलाकुई में जितने उत्तराखंड के गरीब परिवार, सैनी जी का शायद अध्ययन कम है, उनको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, वो मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं और उनको ये समझ में बात नहीं आती कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। वो घर से पढ़ के कांग्रेस की परिभाषा को कांग्रेस में रखें, वो पढ़ें जरा कि किस नहीं परिभाषा अरे आप- महाराज आप आप मुझे चुप थोड़ी बताएंगे रहिए, कि गरीब की आप चुप परिभाषा रहिए, क्या आप है? अध्ययन कीजिए, आप सैनी जी अध्ययन कीजिए। सैनी जी बोलने तो दिए। करेंगे, आप अध्ययन मेरी नहीं बात आप- पूरी आशीष सैनी सुनो जी, आप। यहाँ पर बैठकर आप कुछ भी बोल मैं देंगे, मैं कैसे तुम्हारी मान लेंगे हम? मैं तुम्हारे हम जैसे किसी चुपचाप संगठन का सुन लेंगे। प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कि प्रवक्ता आप नहीं हूँ बोल तुम्हारे रहे हैं, कोई जैसे। नहीं है। कल आपकी तुम्हें हटा परिभाषा देंगे, आप अपने किसी पास और को बना रखिए। देंगे वहाँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता। नहीं, समझे बात को? जब आपके पास तो परिभाषा उत्तराखंड की नहीं है तो आप गुप्ता आपकी जी, परिभाषा लेकर बैठे क्यों हैं फिर? उत्तराखंड के जो गरीब लोग हैं, आप अगर उसको उत्तराखंड के लोगों की आपको भावनाएं नहीं सेलाकुई समझ में सकते, देखना उनकी पड़ेगा। जरूरत नहीं समझ अरे सकते, चुप रहो यार, तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आशीष सैनी जी, आप ये प्रेम पंचोली जी है, उसको वरिष्ठ छोड़ो। पत्रकार हैं ये। अरे उनका दिमाग खराब ये है। गलत शब्द ना बोले ना। अरे गलत तुमने बोलेंगे तो बोला। देखो फिर 3 दिन पहले तुम क्या कर रहे थे? अनशन शब्दों की इस्तेमाल कर रहे थे। तुम्हें पता है इस देश का संविधान क्या करता है? संविधान के अंदर बोलिए, पहले सीखो पहले। तो मैं कह रहा हूं कि आप नहीं, सेलाकुई संविधान जाइए, क्या कहता है कि आप सेलाकुई आप जाइए। एक और कहेंगे कि उज्ज्वला गैस सिलेंडर अरे तुम्हारे गरीब- पास का गरीब कुछ नहीं लोगों यार, को दिए गए, इसलिए तुम्हारे दूसरी तरफ मना कर देंगे तुम्हारी आप। कांग्रेस की अगर हिम्मत होती ना अरे तो आप- प्रस्तुत करती एक कैंडिडेट। तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम्हारे जैसे कार्यकर्ता है कांग्रेस में। क्या बात कर दी? किससे बात कर नहीं, रहे हो तो तुम? आप अरे किससे बात कर रहे हो जूते तुम? सीधे बकवास कर रहे हैं ना कर रहे हो। भाजपा के। तुम्हारी हिम्मत है ना, आप तो भाजपा के कैंडिडेट जूते प्रस्तुत सीधे करो। करने का काम कर तो रहे हैं अरे यहाँ पर। सैनी जी, तुम्हारी आप हिम्मत है ना, दलाल बनकर कैंडिडेट बैठे हैं प्रस्तुत क्या करो। भाजपा के? तुम्हारे कुछ नहीं, तुम्हारे पास भाजपा के दलाली कम से कम करते हैं क्या यूकेटी आप? वाले अपनी बात तो रख आप रहे हैं। भाजपा की दलाली करते हैं यहाँ पर। तुम हिम्मत पत्रकार है, के बेस पे आप कल दलाली करते सुबह हैं यहाँ हिम्मत पर। है तो प्रस्तुत करो, नहीं तो हमारे पास तो खबर है कांग्रेस का हो अरे गया मैं तो बेड़ा उज्ज्वला गर्क। योजना के आंकड़े बता तुम्हारे रहा हूँ जैसे आपको। कार्यकर्ताओं ने ना जब कांग्रेस का सरकार बेड़ा कहेगी कि गर्क कर गरीब दिया। महिलाओं चलिए को विशाल गुप्ता जी, देंगे, ये गुप्ता विशाल जी, वही तो गरीब विशाल है। गुप्ता जी है। तुम्हारे पास का आप कुछ किसकी नहीं बात है। कर रहे चलिए हैं? विशाल गुप्ता जी की बात आता आशीष जी, हूँ। 2 मिनट। आप अपनी परिभाषा लेकर बैठ गए। तुम्हारे चलिए, पास का चलिए। कुछ नहीं, पढ़ कर के आओ तब कांग्रेस का दामन था। मैं बहस को बहुत शांत करना चाहता हूँ। विशाल गुप्ता जी, नया डुबा रहे विशाल हो। गुप्ता जी, पंचोली आप जी। संघ कार्यालय से पढ़कर आए ना। अरे तुम्हारे जैसे नया डुबा रहे हैं अरे आप कांग्रेस चलिए की। चलिए पढ़े लिखे लोग हैं चलिए ना। चलिए तुम अरे जैसे विशाल गुप्ता जी, कार्यकर्ता मैं लोग आपके हैं, इस सब वक्तव्य कुछ को कांग्रेस जैसे पार्टी आशीष इन्होंने जी। आजादी की लड़ाई लड़ी। आशीष फाइनल तुम्हारे कमेंट के जैसे तौर पे भी लूंगा। अनपढ़ अरे लोगों ने आपका कांग्रेस आजादी को लड़ाई डुबा में क्या दिया। योगदान आशीष है? जी, आप बहस अपना का बताइए विषय ना। नहीं है। आशीष जी सुन आप लीजिए, बहस बहस का योगदान विषय है। नहीं है। विशाल गुप्ता जी, ये इसको फाइनल कमेंट ये के तौर पे विचारों भी का रखिएगा। आदान प्रदान है। आप अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, सुनना हम नहीं अपने चाह रहे विचार हैं। प्रकट कर रहे हैं। क्या सुनना ही नहीं विषय चाह है रहे हैं कि गरीबी मैं गरीबी की मैं- बात मैं कर रहा हूँ पंचोली गुप्ता जी- जी। इस आदमी के कारण, ये ऐसे आदमियों के कारण से कांग्रेस की नया डूबी। क्या मजाल की विपक्षी दल को अपना कैंडिडेट प्रस्तुत करना चाहे, चाहे 2 ही वोट मिले। लोक स्वस्थ लोकतंत्र उसको कहते हैं। ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं किस बात का प्रतिशोध कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक आपको दल है दिखाई ये? नहीं देंगे। इन्होंने आपकी खत्म कर दिया आंखों पर उत्तराखंड नारंगी कांग्रेस चश्मा को। चढ़ गया है। कांग्रेस को खत्म कर दिया तुमने। नारंगी तुम्हारे पास चश्मा कुछ जब नहीं आंखों है। पर चढ़ता है गए तो तुम। दिखाई देना बंद हो जाता है। कांग्रेस का बेड़ा गर्क सैनी जैसे लोगों ने कर दिया। अरे बेड़ा गर्क आपके जैसे लोगों ने किया उत्तराखंड का, आशीष जी, जो गरीबों की आवाज प्रेम उठाने पंचोली नहीं जी, दे गुप्ता रहे जी, हैं बिल्कुल भी। गुप्ता जी का आप फायदा गरीब उठाइए। और बेरोजगार की आशीष बात जी, पर गुप्ता जी का फायदा उठाइए। पर आप PCR बोलना नहीं चाहते। बेड़ा गर्क 2000 में पंचोली जी, उत्तराखंड बना। गुप्ता जी। आपका होगा 2000 में होगा, आप जनता उत्तराखंड करेगी आपका बेड़ा गर्क। आप जैसे लोग जो यहाँ पर बैठकर अपने 2000 में उत्तराखंड बना। इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतने संघर्ष, इतना आंदोलन करने के बाद उत्तराखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का अटल सरकार ने किया। और एक उत्तराखंडी 3-4 स्टेट बनाए गए और औद्योगिक पैकेज से नवाजा गया, केवल इसलिए कि हमारे उत्तराखंड की मूलभूत जो सुविधा जुटाने का काम करे, औद्योगिक पैकेज देकर, इंडस्ट्रियों को सब्सिडियां देकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ लगाई जाए। कांग्रेस के मित्र हमारे लगातार बकवास करे जा रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, और यही कांग्रेस पार्टी ने औद्योगिक पैकेज उत्तराखंड का वापस लेने का काम करा। इनको क्या जरूरत थी उस समय? आज ये कांग्रेस बोलने वाली बात पार्टी बन गई है, तभी तो ये कहीं नहीं है, गर्द में चली गई है। आज सही कह रहे पंचोली जी, इनके पास क्षमता नहीं है प्रत्याशी बनाने की। भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति में भी थी तो अपना प्रत्याशी खड़ा करती थी, अपना प्रत्याशी बनाया उसने। बिना सिर पैर की जब बात उसका करेंगे। मैंडेट नहीं था, उसके पास संख्या बल नहीं था, नहीं, जब भी बिना मैंडेट सिर पैर की बनाया। बात करेंगे। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है, इनकी आप पार्टी का सरकारी विषय एजेंट बन के है। लेकिन बैठे हैं भारतीय यहाँ पर। जनता पार्टी, कांग्रेस आप सरकार पार्टी के और लिए भारतीय झूठ बोलने जनता के लिए पार्टी आए हैं यहाँ में पर। जमीन आसमान का अंतर है।
मंदिर जब नहीं आपको बनाएंगे, मुद्दा ही कुछ तारीख पता नहीं नहीं है, बताएंगे, आपको ये आपकी कांग्रेस जानकारी पार्टी कुछ बोलती नहीं है, आप थी। हवा राम WhatsApp काल्पनिक पे है, ये मुद्दे की कांग्रेस बात पार्टी करते हैं। बोलती थी। राम ये सेतु WhatsApp बना पे ही डाटा नहीं, आता ये है, आपका कांग्रेस सुबह पार्टी कहती थी। WhatsApp इनके पे नेता डाटा कहते आता थे है, आपके मंदिर पास में जाने सच्चाई नहीं वाले है। लड़के छिड़ते, उत्तराखंड अब वही नेता उत्तराखंड चुनावी का धारण कर औद्योगिक रहे हैं। पैकेज किसी ये भी दिन कांग्रेस वापस नहीं पार्टी लिया का गया, कोई करैक्टर नहीं है। और उत्तराखंड का हम तो औद्योगिक चाहते पैकेज कि कभी वापस नहीं प्रताल से हुआ। भी नीचे चले और जाए आप ये बताइए ना कांग्रेस कि पार्टी, आपके जब समय में जाके पिछले देश का 9 विकास साल होगा, 7 साल में जब कौन सा जाके जो देश करा आगे है? बढ़ेगा, जब जाके देश की तरक्की पिछले होगी। 9 अब साल में इसके कौन पटल सा पर उद्योग भारत का लगा, ये डंका बज रहा बताइए है। ना पहले। केवल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी, चल- जिसके नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। सैनी जी फाइनल कमेंट, 1 मिनट सर। सैनी जी, आशीष सैनी जी, 1 मिनट आपके पास है, बोलिए। आशीष सैनी जी बोलिए, फाइनल कमेंट 1 मिनट बोलिए। सैनी जी, आप तक आवाज आ रही है? आशीष सैनी जी, चलिए दीपक रावत जी फाइनल कमेंट अपना। देखिए रोहित जी, आज का जो विषय था उसी विषय में वापस आते हैं। आज सैनी जी ने सबकी बारी में बोला। हाँ, आज जिस विषय ये है कि महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा का सांसद बनाने का आज उन्होंने नामांकन पत्र भरा है और उनको बनाया जा रहा है और ये स्वागत योग्य है। और उत्तराखंड के लिए वो अपने जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए आज तक काम किया है अध्यक्ष रहते हुए, अब क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं पूरे उत्तराखंड के, और मैं उत्तराखंड क्रांति दल उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। और ये संभावना भी रहती है और हम ये कहता है, ये मान के चलता है कि वो अपने अब पार्टी से हटकर, क्योंकि अब वो पूरे राज्य के सांसद बन चुके हैं, तो अब उनका जो दृष्टिकोण होगा, अगर पूरे राज्य के व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य के सुदूर प्रांत में रहने वाले जनमानस की सेवाएं करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। एक पार्टी अध्यक्ष के से ऊपर उठकर पूरे राज्य का एक प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य के बारे में जो भी अच्छे सुविचार होंगे भविष्य में वो संसद में उठाते रहेंगे और उनकी बात करते रहेंगे। पंचोली जी, आप बोलिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महेंद्र भट्ट जी के पास बहुत महत्वपूर्ण काम है राज्यसभा बनने के बाद। एक तो उनको दलगत राजनीति से उठना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे संसद, हमारे संविधान की, कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा। और उत्तराखंड पे जब वो अपनी नज़र दौड़ाएं तो उत्तराखंड में 2 काम हैं जो अब तक नहीं हुए 23 साल में। एक तो यहाँ पर कोई रोज़गार की पॉलिसी नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में 70% रोज़गार अब तक नहीं मिला। पूरे औद्योगिक क्षेत्र में आप जाएंगे तो इतनी गरीब परिवारों से लोग जो आते हैं, जिनको हम गरीब की भाषा कह रहे हैं, कि वो गरीब हैं। मैं उस बात की गरीबी नहीं कर रहा हूँ, वो गरीब हैं बर्तन धुलने के लिए, वो तीसरे आदमी के थ्रू नौकरी लग रहे हैं वहाँ पे। मतलब आप उसको पेटी ठेकेदार में नहीं कह सकते, डायरेक्ट कंपनी में उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तीसरे आदमी बीच में कोई और है, फिर उसके बाद कोई और है, उसके माध्यम से नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। कितनी गरीबी होगी। मतलब 5,000 से लेकर के 8,000 पे मासिक तनख्वाह पे वो लोग नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। तो गरीबी नहीं है, ये गरीबी राज्यसभा सांसद को देखना पड़ेगा, अपने राज्य की तरफ देखना पड़ेगा उनको। और स्थानांतरण की नीति सबसे बड़ा गड़बड़ जो है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, स्थानांतरण की नीति यहाँ है ही नहीं। 23 साल में किसी ने नहीं बनाई। क्या मतलब आज तो टेक्निकल का ज़माना है, आप इस एक नाम लिख दे और फटाफट आ जाएगा कि यहाँ 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 रहा हो। उसमें जो गड़बड़ हो रहा है, जो भ्रष्टाचार उसमें दिखाई देता है, उससे क्या नहीं सर, उसका क्या है कि विकास की जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाती है। और महेंद्र भट्ट जी अच्छा काम करेंगे, इतना हमें विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए काम किया है उस तरह से वो इस राज्य के लिए काम करेंगे, विजनरी रूप में सामने आ जाएंगे। और एक और बात है, मैं जब उत्तराखंड में घूमता हूँ तो उत्तराखंड में अधिकांश राज्यसभा सांसद निधि से फलाना काम किया गया है। या तो खड्ड में कोई मकान बनाया गया, या किसी धार पे कोई ऐसे तार के ऊपर कुछ पाइप ले जाए गए। मतलब वो काम अब तक राज्यसभा सांसद निधि से जो काम है अब तक प्रॉपर दिखाई नहीं दिए। तो महेंद्र भट्ट जी पे इतना भरोसा है कि वो कम से कम वो फंड का इस्तेमाल करेंगे, वो अच्छा इस्तेमाल करेंगे। आशीष सैनी जी हम अपेक्षा हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी फाइनल कमेंट, आपकी आवाज चली गई थी। से या तो दबा दी जाती है, चली जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि उत्तराखंड में जितने बीपी नहीं, सैनी जी दबाई नहीं गई थी, सैनी जी दबाई नहीं गई थी, आपकी आवाज चली गई थी। नहीं, मैं मजाक ही कर रहा हूँ। जितने बीपीएल कार्ड धारक है, जिन लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है, और जो रोजगार जो अभी बताई कि 5,000, 10,000, 15,000, मात्र इतने रुपए में मुझे लगता कि 1,000 रुपए का सिलेंडर और 400 रुपए किलो लहसुन और इतनी महंगी सब्जियां खरीद के हम अपने घर का गुजारा कर सकते हैं। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की, प्राइवेट और उच्च शिक्षा की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा है, सुविधाएं उपलब्ध है नहीं। तो उत्तराखंड के लोगों को अपने घर के बाहर सुविधाएं चाहिए, अपने घर पर रोजगार चाहिए, अपने घर पर संसाधन चाहिए, और साथ ही जो पर्यटन जो हमारा सबसे मुख्य उद्योग है उसकी तरक्की के लिए
और एक राज्यसभा सांसद से मात्र 5 करोड़ रुपए साल की निधि की अपेक्षा नहीं करते हम अपेक्षा करेंगे कि महेंद्र भट्ट जी या जो हमारे 2 अन्य और सांसद भी हैं, और 5 सांसदों से तो खैर काम करने की बात करना ही बेकार है, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन अगर ये लाएंगे तो कम से कम 5,000 करोड़ की योजना भी अकेले के दम पर ला सकते हैं और उत्तराखंड को मजबूत कर सकते बिल्कुल, और हैं। ट्रबल इंजन इस की पर जैसे सरकार है और कांग्रेस ने इसमें 1989 तक जी। और अपने 2 कार्यकाल में उत्तराखंड को मजबूत करने का काम किया है, ऐसे ही अगर ये थोड़ी सी हमारा कांग्रेस का अनुकरण कर लेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की तरक्की की राह पर जाएगा। चलिए, तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। विशाल गुप्ता जी, आशीष सैनी जी, प्रेम पंचोली, दीपक राव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में चर्चा करने की। तो लबोलबाब यही निकला है कि हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट ने बहुत सारे काम किए हैं और जिससे खुश होकर हाईकमान ने उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी की। आज उन्होंने नामांकन किया है। बहुत सारी उपलब्धियां जो है चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लेके जा रही है, लेकिन बहुत सारे मसलों पर अभी भी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन महेंद्र भट्ट के कामों का अब जो है आकलन आगामी लोकसभा में भी देखा जाएगा, क्योंकि 5 लाख वोटों से प्रत्येक सीट को जीतने का लक्ष्य भी रखा है। ये उनकी मौजूदगी में टारगेट दिया गया है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।